हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियोज में हमने चर्चा की थी सिलेबस के बारे में। सिलेबस के अलावा हमने सिलेबस में जो पहला टॉपिक था, डेफिनेशन ऑफ एम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इसको कवर किया था। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। और इस हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का विशेष जो परिप्रेक्ष्य रहने वाला है चर्चा का, वो स्पेशल एजुकेशन। अब इस हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट एराज के बारे में चर्चा करेंगे, हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे, और हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन डिसिप्लिन, यानी कि इन व्यक्तियों के लिए, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनके लिए क्या नियम है, उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे और इनकी हिस्ट्री क्या रही है नियमों की। तो ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये सिलेबस काफ़ी डिटेल में है। इसकी जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप पेज पे मिल जाएगी हमारे पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ठीक है जी, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके ये सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया। तो जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन की, आप ये ध्यान रखिए कि हमारे देश में दिव्यांगों के लिए जो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, दिव्यांग इंक्लूसिवनेस की बातें हो रही है। इंक्लूसिवनेस से तात्पर्य समावेशन में बात की गई है कि आप एक ही छत के नीचे आप विशेष और सामान्य बच्चे को शिक्षा दीजिए, उनको पृथक्करण मत कीजिए। तमाम बातें वर्तमान युग में, आधुनिक युग में हो रही हैं। लेकिन हम इतिहास की अगर बात करें तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऐसे कोई अधिकार और ऐसे कोई कानून नहीं थे। हम बात करते हैं शुरुआत से। शुरुआत में जो दिव्यांग व्यक्ति होते थे उनको बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था और अस्पताल, पागल खाने या फिर ऐसी जगह रखा जाता था जहां कोई ज्यादा आता जाता ना हो। तो जो पहले जो काल था उसको हम कहते हैं बहिष्कार का काल, एरा ऑफ डिप्रिवेशन, बहिष्कार का काल। ठीक है, बहिष्कार के काल के बाद इनको मनोरंजन के रूप में देखा जाने लगा। आप अब भी अगर देखें, हम इतिहास की बात ना करें तो वर्तमान में भी आप देखेंगे तो ऐसे गांवों में, देहातों में तमाम प्रकार के नौटंकी, नाटक, ऐसी तमाम चीजें होती हैं जहाँ पे कोई दिव्यांग व्यक्ति होता है उसे हंसी का पात्र बना दिया जाता है और स्टेज पे वो खुद ही फिर तल्लीन होकर लोगों को मनोरंजन करता है। जैसे अगर किसी की पैरों में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई स्ट्रेचर पे है, तो वो व्यक्ति अगर डांस कर रहा है तो उसको देख के लोग हंसते हैं। तो यही इसी को मनोरंजन का काल कहा जाता था। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। उसके बाद कानूनी भेदभाव और जादू टोने का युग। जादू टोने का युग, ठीक है। जादू टोने से तात्पर्य, मान लीजिए कोई व्यक्ति दिव्यांग है, तो आप जानते हैं कि जैसे हमारे धर्म में, हमारी मान्यताओं में कई ऐसी प्रथाएं हैं जहाँ पे बलि का जिक्र आता है। और ये इतिहास है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वर्तमान है, लेकिन हम इतिहास की बात कर रहे हैं और इतिहास के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को आगे तमाम चीज़ों में कर दिया जाता था जहाँ पे बात कोई ऐसी हो कि बलिदान किसको देना है, तो बलिदान देने के लिए धार्मिक कार्यों में या कैसे भी, तो इनको आगे कर दिया जाता था। अब उसके बाद सहानुभूति और शरणागत का एक काल आता है जहाँ पे संतों का प्रभाव आ जाता है। और संतों से मैं जब संतों की बात कर रहा हूँ तो मैं अभी चर्च और उन संतों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे फादर का काल कहा जाता है। तो दुनिया के अन्य धार्मिक अधिकारियों पे ये चर्च हावी थे। विकलांग व्यक्तियों को अब दया, सहानुभूति और शरण के विषय के रूप में सोचा जाने लगा था। इनकी देखभाल और पुनर्वास के लिए कई शरण और संस्थानों की स्थापना हुई। फिर इसके बाद सहानुभूति के बाद एक काल आता है जहाँ पे पृथक सेटिंग्स की व्यवस्था होती है। तो ये 17वीं शताब्दी में पृथक सेटिंग्स
दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति एक तरीके की जागरूकता आने लगी थी 17वीं शताब्दी में। और यहाँ पे ये स्पेशल एजुकेशन को एक शिक्षा की शाखा के रूप में देखा जाने लगा कि जो विशेष शिक्षा है वो भी एक शिक्षा की शाखा है। तो यहाँ पे 17वीं शताब्दी में पहले विशेष स्कूल की एक स्थापना की गई। परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी के करीब विशेष शिक्षा ने शिक्षा की एक शाखा के रूप में स्वीकार कर लिया और अलग अलग विशेष स्कूलों को असाधारण यानी कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और देखभाल प्रदान करने के लिए एक आदर्श विकल्प माना गया। अलग अलग सेटिंग्स और विशेष कक्षाओं का युग जो कहते हैं हम उसको 20वीं शताब्दी कहते हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी। अच्छा, मैंने जब 17वीं शताब्दी में आपको बताया कि यहाँ पे दिव्यांगों को और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता था, तो आप यहाँ पे स्कूल की बजाय ये समझिए कि उनको पहले तो समाज में बैठने का, साथ बैठने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन अब स्वीकार करने लगे थे। तो ऐसा नहीं कि अपने साथ ही बिठा लिया, अलग उनके लिए एक जगह बना दी, वहां पे बिठाने लगे, तो इसी को अलग सेटिंग कहते हैं। तो 20वीं शताब्दी में विशेष स्कूलों की स्थापना हुई, विशेष कक्षाओं का युग आया। 20वीं शताब्दी विशेष कक्षाओं का युग, स्पेशल क्लासेस का युग आया। नियमित स्कूलों के भीतर विशेष वर्गों के लिए अलग से कक्षाओं की स्थापित किया गया। इसी को हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी आप यहीं से समझ लीजिए कि नियमित स्कूल जो होते हैं उनमें अलग से विशेष कक्षाएं चला दी जाए तो उनको इंटीग्रेटेड स्कूल कहते हैं, और इसी को 20वीं शताब्दी में शुरू कर दिया गया था। तो यह तरीका इस चीज का परिणाम था कि जिससे सामान्य और विशेष बच्चों को सही प्रकार से सेवाएं दी जा सके। अब आता है आधुनिक युग, आधुनिक काल या फिर आधुनिक शताब्दी, आधुनिक युग, 21वीं शताब्दी। तो यहाँ पे बात आई गई है आपकी इंक्लूसिवनेस की, समावेशीकरण की। तो समावेशीकरण से तात्पर्य कि एक ही छत के नीचे दिव्यांग हो व्यक्ति या फिर नॉर्मल हो, उसको एक ही छत के नीचे शिक्षा हमें देनी है। और समावेशीकरण केवल शिक्षा से संबंधित नहीं है, बल्कि मेन स्ट्रीम से कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग है, मान लो बच्चा नहीं है, तो उसको हीन भावना से न देखा जाए और उसको मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसी को लेकर तमाम तरीके के कानून और नियम हमारे बीच में उपलब्ध हैं। अच्छा, हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आप जानते हैं कि हमारी पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका नाम बार बार आता है, जैसे कि धृतराष्ट्र हुए, ठीक है, अष्टावक्र हुए, धृतराष्ट्र आप जानते हैं हस्तिनापुर के राजा थे और कौरवों के पिता थे। नेत्रहीन थे और नेत्रहीन होने के बावजूद एक शक्तिशाली राष्ट्र के एक राजा थे, शासक थे। तो धृतराष्ट्र के अलावा अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में एक बहुत बड़े विद्वान थे। राजा जनक को भी बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था, लेकिन राजा जनक भी जिनको विद्वान मानते थे बहुत बड़ा, वो अष्टावक्र थे। तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, ऐसा अष्टावक्र के बारे में कहा जाता है। और तमाम कहानियों में आप देखेंगे कि अष्टावक्र ने एक स्वाभिमानपूर्ण जीवन जिया। अब बात करते हैं आपकी यहाँ से, तो हिंदी में ये पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। और अब यहाँ से इतिहास के बारे में एक विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत मददगार होने वाली है। 2000 साल पहले दिव्यांग लोगों के पास सुलभ खिलौने थे। ब्रिटिश उपनिवेश से पहले भारत में शिक्षा की जो मुख्य प्रणाली थी वो गुरुकुल प्रणाली थी। 1835 में थॉमस मैकाले द्वारा शिक्षा पर रिपोर्ट लिखी गई, जिसमें ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश मूल्यों वाला बनाना था। ठीक है जी, मैकाले पद्धति जिसे कहते हैं, ये 1835 में आई थी और इसमें मैकाले जी चाहते थे कि भारतीय लोगों को ब्रिटिश वैल्यूज आ जाए, ब्रिटिश क्लास की तरह उनको बनाया जाए। तो उनको एक तरीके से शिक्षा के पश्चिमीकरण पर जोर देना मैकाले का उद्देश्य था और गुरुकुल प्रणाली को हटाने पर जोर था।
1869 में जैन ल्यूपोर्ट द्वारा चर्च मिशनरी सोसाइटी के समर्थन में भारत में नेत्रहीनों के लिए पहला विशेष विद्यालय खोला गया 1869 में जैन ल्यूपोर्ट द्वारा, और ये किसके? चर्च मिशनरी सोसाइटी के समर्थन में। ठीक है। 1883 बॉम्बे मुंबई में मुंह बधिरों के लिए विद्यालय खो गया, यानी डीफ एंड डम की बात हम जब करते हैं तो 1883 आपको याद रखना है। 1869 में नेत्रहीनों के लिए पहला विशेष विद्यालय खोला गया। 1887 में ईसाई मिशनरियों द्वारा अमृतसर में नेत्रहीनों के लिए विद्यालय खोला गया। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा दिव्यांगों की समावेशन पर पहला विधायी प्रयास लेकिन पारित नहीं हुआ। 1909 में बात की गई थी, जो हमारा आजाद भारत नहीं था उससे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके समावेशन के लिए कोई कानून बनाने की बात रखी थी, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। 1918 में मानसिक दिव्यांगों को पढ़ाने वाला पहला विशेष विद्यालय खोला गया। अब बात यहाँ पे मानसिक दिव्यांगों की आती है, ये 1918 में खोला गया। 1937 में मोहनदास गांधी ने भारत में बेसिक एजुकेशन की शुरुआत की, जो लगभग 30 वर्षों तक नीति को प्रभावित करता रहा, लेकिन अंततः विफल ही रहा। बेसिक एजुकेशन 1937। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। अभी भी देश आजाद नहीं है, 1944 की बात हो रही है। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1950 में संविधान में अनुच्छेद 45 जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। 1950 में 1960 के दशक में शिक्षा मंत्रालय को विभाजित कर सामाजिक कल्याण मंत्रालय बनाया गया, जिसे कमजोर और असहाय वर्गों की जिम्मेदारी सौंपी गई। शिक्षा मंत्रालय को विभाजित करके कौन सा एक मंत्रालय बनाया गया? सामाजिक कल्याण मंत्रालय। अभी भी देखते हैं ये मंत्रालय काम करता है दिव्यांगों के हितार्थ। 1964 में जब कोठारी कमीशन आया तो उसमें सभी क्षमताओं के छात्रों के लिए शिक्षा की योजना बनाई गई थी, जिसमें विशेष प्रकार से दिव्यांगों के हितार्थ भी जो कमीशन था वो उसने चर्चा की थी, लेकिन ये चर्चाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकी थी। 1974 में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS शुरू की गई, जिसमें दिव्यांग बच्चों से जोखिमग्रस्त बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा शामिल थी। 1974 में ही दिव्यांगों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना IEDC शुरू की गई। ठीक है। अब आप याद रखिए कि ICDS ये बाल विकास योजना है, ठीक है, और दिव्यांगों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना की जब बात करी जाएगी तो IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, ये 1974 में शुरू की गई थी, और इससे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं तो इसको आप ध्यान रखिएगा। IEDC की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974, जिससे मुख्य धारा की कक्षाओं में शामिल होने के लिए आर्थिक सहायता मिली। 1981 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष घोषित किया गया। 1982 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिव्यांग व्यक्ति के लिए कार्य योजना अपनाई गई, जिसमें समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया। 1986 में दिव्यांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति लागू की गई। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE में कहा गया कि हल्के दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, जबकि मध्यम से गंभीर दिव्यांग बच्चों को विशेष विद्यालयों में पढ़ाया जाए। अब जानते हैं कि हल्के दिव्यांग बच्चे मतलब कि हमारी जो दिव्यांगताएं होती हैं वो कई कैटेगरी में होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, बॉर्डर लाइन। तो यहाँ पे 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें हल्के दिव्यांग यानी कि जो माइल्ड से लेके बॉर्डर लाइन तक बच्चे होते हैं उनको शामिल किया गया, जबकि मध्यम से यानी कि मॉडरेट से और गंभीर जो सीवियर और प्रोफाउंड बच्चे होते हैं उनको विशेष विद्यालयों में पढ़ाया जाए, ऐसी बात की गई। 1989 में टाउलिन गाइडलाइंस अपनाई गई, जिसमें दिव्यांगों के लिए मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। 1989 में ही बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में दिव्यांगों को ध्यान में नहीं रखा गया। 1992 में शिक्षा की योजना में दिव्यांगों को शामिल करने हेतु 1986 नीति को लागू करने के लिए नई योजना बनाई गई। 1986 में बात हो रही थी आपकी कि जो हल्के दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको शामिल किया जाए, जबकि उनके जो सीवियर और प्रोफाउंड हैं उनके लिए अलग से विशेष स्कूलों की स्थापना की जाए।
तो इसी नीति को लागू करने के लिए 1992 में पुनः चर्चा शुरू हुई, नई योजना बनाई गई। 1992 में आरसीआई की स्थापना होती है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। 1992 में पुनर्वास परिषद अधिनियम आरसीआई एक्ट लागू किया गया, जिससे बिना लाइसेंस के पढ़ाने वालों पर दंड का प्रावधान किया गया। यानी कि अब बात तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन फील्ड में पढ़ाने वालों की हो रही है। यानी आरसीआई, जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनको हम डीप पढ़ने वाले हैं। अभी एक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इतिहास की बात कर रहे हैं। तो 1992 के बाद जो बात की गई वो स्पेशल एजुकेटर्स की बात की गई, और जिनके पास स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कोई लाइसेंस नहीं है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उनको दंड का प्रावधान है। ऐसा इस एक्ट में है, जो कि वर्तमान में भी लागू है। 1993 में उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को मौलिक अधिकार माना। ठीक है जी, 1993 में। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। अब मैं हिंदी वाला ट्रांसलेशन इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग हिंदी से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 1994 में सलामंका, जो कि स्पेन में है, वहां पे एक अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें विशेष आवश्यकता वाली शिक्षा पर बल दिया गया। सलामंका अधिवेशन जो है, सलामंका अधिवेशन आप ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में। कब आया? 1994 में। इस सम्मेलन की रूपरेखा में समावेशन के महत्व को दर्शाया गया। 1995 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिनियम ने दिव्यांग छात्रों को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और उचित वातावरण में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट अगर स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में कोई है तो वो ये है 95 का। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट। इसने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी मानक तय किए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी इसी अधिनियम से निकला, जिसका उद्देश्य वर्ष 2000 तक सभी के लिए शिक्षा था। अब इसमें 1995 में हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं कि कितनी डिसेबिलिटीज थी, कितने प्रावधान थे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, लेकिन आपको अभी केवल हम एक सरसरी नजर से इतिहास के बारे में बता रहे हैं। 1999 में नेशनल ट्रस्ट आया। ये 4 इसमें डिसेबिलिटी शामिल की गई थी: ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मानसिक बंधता और बहुत दिव्यांगता, मल्टी डिसेबिलिटी। और 1995 वाले में 7 थी और यहाँ 4 है। ऐसा नहीं है कि फिर इस 4 के आने से ये खत्म हो गया, नहीं, ये दोनों ही अलग अलग एक्ट से। ठीक है, लेकिन आगे हम जब डीप में पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। 2002 में 86वां संशोधन किया गया, जिसमें 1993 के उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के निर्णय को आधिकारिक रूप से जोड़ा गया। जैसा कि हमने बताया कि एक निर्णय आया था जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार माना था। उस केस का नाम था उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। 1993 के जो आया था आदेश, तो उसमें 2002 में 86वां संशोधन जब हुआ तो उसमें शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। ठीक है, 2005 बच्चों और युवाओं में दिव्यांगता के समावेशन की कार्य योजना लागू की गई, जिसे अब तक का सबसे महत्वपूर्ण समावेशन कानून माना जाता है। इस योजना ने दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में सम्मिलित करने का अधिकार दिया। उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई 2005 में। ठीक है जी। 2006 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो कि भारत द्वारा अंगीकृत और अनुमोदित किया गया था, लेकिन प्रोटोकॉल को नहीं अपनाया गया। इसका अनुच्छेद 24 समावेशन के महत्व पर चर्चा करता है। ठीक है, 2006 में दिव्यांगों की राष्ट्रीय नीति ने विशेष विद्यालयों को संसाधन केंद्रों में बदलने की योजना बनाई। इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सेवा अंतर को पाटने के लिए अधिक जिला दिव्यांगता और पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की भी योजना बनाई। 2008 में माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगों की समावेशी शिक्षा योजना IEDSS लागू की गई, जो 1974 की IEDC योजना का स्थान लेती है। मैंने बताया था IEDC योजना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। ठीक है, इसको हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं आगे। तो IEDC योजना जो 1974 में लागू हुई थी, 2008 में फिर एक बार उसका जिक्र आता है और उसको IEDSS के रूप में दोबारा लाया जाता है। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे मूल रूप से 2005 में तैयार किया गया था, 2009 में पारित हुआ और 2010 में पूरी तरह से लागू हुआ। 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे
सम्मत माना। यह अधिनियम सीधे तौर पर समावेशन नहीं था, लेकिन इसमें दिव्यांग लोगों को शामिल किया गया। ठीक है। और 2016 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम लागू हुआ, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया। तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त करनी है। आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से लिंक दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, चैनल कहें या ग्रुप कहें। चैनल और ग्रुप में अंतर यह है कि ग्रुप में आपके नंबर्स विजिबल होते हैं और जो चैनल होते हैं उसमें आपके नंबर्स विजिबल नहीं होते, तो प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।